हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम मारुक। जैसा कि आप जानते हैं कि आई डील विद द करंट डेली करंट अफेयर्स और आज का करंट अफेयर है ऑफ 11 जुलाई 2024। सो मोटिवेशनल कोट क्या कहता है? दैट इज द सक्सेस इज ऑलवेज हिडन इन योर डेली रूटीन। सो हर रोज जब आप सुबह उठते हैं, सक्सेस इज नॉट लाइक ये एक बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कंसेप्ट है। सो इट्स नॉट ऑलवेज कि आप एक दिन उठे हैं और बड़े जोश और एंथुजियाज्म से यू हैव आपने सारी किताबें मंगा ली हैं और आप कह रहे हैं कि मैं आज के आज ही सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा यूपीएससी का। दिस इज नॉट अ फॉर श्योर स्ट्रैटेजी फॉर गेटिंग इनटू दिस thing. So success is just like it's a daily routine, it's a discipline, how you have to train yourself. You have to get up early in the morning, whatever, early in the morning, or that's not, it's up to you, but you have to get up in the morning, you have to buck up your shoes. और एक daily routine और एक discipline life के साथ ही only the success is a guaranteed recipe. ठीक है जी। So with this we are starting the current affairs of today, that is 11 July. So आज का हम slide show start करें from beginning. Here we are. Okay. दोस्तों, पहला जो प्रीलिम पॉइंटर कह सकते हैं जो न्यूज में हमने देखने को मिला है, दैट इज द केव पेंटिंग। ठीक है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है वर्ल्ड का सबसे पुराना केव पेंटिंग इन वेयर लियांग काराम्पुआंग केव ऑन द इंडोनेशिया island of Sulawesi. Very important thing to know that the scientists have discovered सबसे oldest known painting. ठीक है, किस केव में? लियांग काराम्पुआंग केव। कहाँ पे पाया जाता है? इंडोनेशिया में। वहां पे आइलैंड है, आइलैंड का नाम क्या है? सुलावेसी। सो ये जो आर्ट वर्क है, ये जो पेंटिंग है, दिस इज अराउंड 51,300 years ago, राइट? सो इट डिपिक्ट्स 3 ह्यूमन लाइक फिगर्स जो इंटरैक्ट कर रहे हैं एक वाइल्ड पिग के साथ। सो इस पेंटिंग में क्या है? दैट देयर आर 3 ह्यूमन फिगर्स जो हु आर इंटरैक्टिंग विद द वाइल्ड पिग। सो अ न्यू टेक्निक यहाँ पर देखी है हमने इस पेंटिंग में जो इस्तेमाल हुई है, दैट इज अ लेडर डेटिंग कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स दैट फॉर्म्ड ओवर द पेंटिंग। दैट व्हाट वी हैव, इज न्यू टेक्निक वी हैव सीन ओवर देयर। Now the painting is made above with dark red pigment जो पोर्ट्रेट करता है कि पिग जो है वो अपराइट खड़ा है, ठीक है, और सराउंडेड बाय 3 स्मॉल ह्यूमन फिगर्स सजेस्टिंग अ नरेटिव सीन, कि जैसे कि उनके बीच में कोई वार्तालाप चल रही है। सिमिलरली जैसे हम ये बना लें, वैसे तो मेरी ड्राइंग आई सक एट इट, बट जैसे ये पिग है, ठीक है, पिग यहाँ पे अपराइट पोजीशन पे खड़ा है और वो सराउंडेड है बाय 3 ह्यूमंस। ये ह्यूमंस है, छोटे ह्यूमंस है, मिनिएचर्स ह्यूमंस हैं, और एक नरेटिव सीन चल रहा है, जैसे कि कोई कन्वर्सेशन चल रही है इन सबके बीच में। सो ये एक ओल्डेस्ट एविडेंस बनता है कि स्टोरी टेलिंग आर्ट फॉर्म में कितनी पुरानी थी, कितनी कब से चली आ रही है। 51,000 हम बात कर रहे हैं ईयर्स अगो ये केव पेंटिंग इज नोन कि वहां तब बनी थी। सो दिस डिपिक्ट्स कि स्टोरी टेलिंग इन आर्ट फॉर्म इज सच अ पुराना थिंग. So it's the oldest known evidence of storytelling in art form. So this is actually the cave. This is actually the cave where this painting has been found. Clear है? पेंटिंग कहाँ मिली? इंडोनेशिया में, ठीक है, उसके आइलैंड में, इंडोनेशिया के आइलैंड में। इट्स एन ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग इन फॉर्म, ठीक है, आर्ट फॉर्म में, एंड 51,000 ईयर है। इसमें रेड डार्क रेड पिगमेंट इस्तेमाल किया गया है। मोर ओवर इसमें जो डिपिक्चर हमने जो सीन देखा है वो क्या है कि देयर इज अ अपराइट स्टैंडिंग पिग और वो सराउंडेड है बाय छोटे छोटे 3 ह्यूमन से, और एक नरेटिव सीन चल रहा है कि जैसे कोई कॉन्वर्सेशन में दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड। सो इसके साथ द नेक्स्ट वन फ्रॉम जम्मू कश्मीर से है ये न्यूज, दैट इज जोरावर टैंक। जोरावर टैंक जो जम्मू से हैं वो बेहद अच्छे से जानते होंगे कि जोरावर सिंह एक्चुअली कौन थे। सो रिसेंटली डिफेंस ऑफिशियल ने कहा है कि देयर इज अ टैंक, ये प्रोटोटाइप टैंक है हमारी कंट्री का, हमने खुद बनाया है, इंडिजिनस है, इट्स अ लाइट टैंक। प्रीलिम्स के पॉइंट से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज अ लाइट टैंक। जोरावर इज रेडी एंड विल सून बी सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव ट्रायल्स होंगे इस टैंक पर। सो ये इंडिजिनसली हमने डिजाइन किया है एंड डेवलप किया है ये लाइट टैंक।
इट्स अ किसने डेवलप किया है? बाय डिफेंस रिसर्च ने एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद लार्सन एंड टर्बो एज द लीड इंटीग्रेटर। तो काइंडली आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें कि आपको ये चीजें थोड़ी पता होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत फैसिनेटेड है इन चीजों से कि ये ज्वाइंटली डेवलप किसने किया है? डिफेंस रिसर्च ने एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, किसके अलोंग? लार्सन एंड टर्बो एज अ लीड इंटीग्रेटर। इसे नेम किसके नाम पर रखा गया है? दैट इज द जर्नल जोरावर सिंह जी थे कालूरिया, हु हैड सर्व अंडर जमूराजा गुलाब सिंह जी, जो थे हमारे फर्स्ट डोगरा रूलर, जिन्होंने सेल डीड ऑफ कश्मीर साइन की थी, ठीक है, विद द ब्रिटिशर्स फॉर 75 lakhs की ये साइन हुई थी। उनके ये जर्नल थे जोरावर सिंह जी, उनके नाम पर, ही वाज अ ग्रेट वॉरियर, उनके नाम पर ये टैंक का नाम रखा गया है। चलिए जी, ये आप देख पा रहे हैं जोरावर टैंक को, ठीक है, सी इंडिजिनस जोरावर टैंक लाइट टैंक, इट्स कॉल्ड ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इट्स अ लाइट टैंक। चलिए, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आनंद मैरिज एक्ट। दिस इज अ सिख मैरिज एक्चुअली, सो इट प्रोवाइड्स एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन दे रहा है, रिकॉग्निशन दे रहा है, इट्स अ मैरिज एक्ट जो रिकॉग्निशन दे रहा है जो मैरिज रिचुअल्स है सिख कम्युनिटीज के, ठीक है, इंडिया में। द इमर्जेंस ऑफ आनंद मैरिज एक्ट कब हुआ था? 1909 में, जब ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था लेजिस्लेशन फॉर द रिकॉग्निशन जो सिख वेडिंग सेरेमनी, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मुस्लिम वेडिंग सेरेमनीज एंड हिंदू मैरिज सेरेमनी, ठीक है। ये एक्ट सिख रिचुअल्स को रिकॉग्नाइज देता है, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देता है। आनंद कारज, the act came to be known, knowledgeable and respect the customs or practices of this community, ठीक है। 2012 में पार्लियामेंट ने पास किया था आनंद मैरिज बिल, ठीक है। According to, this is bad, it's a Sikh traditional, actually it is what, it's a Sikh traditional marriages under the purview of legal recognition दी गई थी। While the central government approved the amendment, अभी ये इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए था कि वो, और यूनियन टेरिटरीज का था कि वो रिस्पेक्टिव रूल्स बनाए अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ आनंद मैरिजेस। नाउ सिग्निफिकेंस अब क्या हो चुका है कि नाउ इट हैज प्रोवाइडेड द स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ द मैरिजेस जो रिचुअल्स हैं सिख, fulfilling their long standing demand to not to, क्योंकि पहले क्या होता था कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो सिख मैरिजेस होते थे वो अंडर हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर होते थे। नाउ दे विल बी डन अंडर द आनंद मैरिज एक्ट। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिली है सिख मैरिज रिचुअल्स को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चले, एप्पल यूजर्स के लिए एक बैड न्यूज है। सो दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द न्यूज़पेपर द हिंदू। सो द एप्पल अलर्ट यूजर्स दैट दे हैव बीन कॉन्टिन्यूसली टारगेटेड बाय पेगासस लाइक स्पाईवेयर। सो 2 लोगों ने वेडनेसडे में इंडिया में रिपोर्ट किया है कि पेगासस लाइक अलर्ट एप्पल उन्हें दे रहा है आईफोन्स पे। द अलर्ट सेंट आउट ऑन ट्यूसडे नाइट दैट दे हैड बीन टारगेटेड by the missionary attack of Pegasus. So Apple ने पहले इसे स्टेट बैक्ड भी कहा था, ठीक है, क्यों? बट इसको उसके बाद अप्रैल में उन्होंने चेंज कर लिया, उनके अकॉर्डिंग ये स्टेट करवा रहा है ये, ठीक है। सो ये स्पाईवेयर अलाउ क्या करता है अटैकर को कि वो आपके पर्सनल डिवाइसेस में जाता है, आपकी फोटोज, आपकी व्हाट्सएप, जो भी आपकी कन्वर्सेशन है, कॉल्स हैं, अलाउइंग देम टू व्यू मैसेजेस, फोटोज एंड टैप इनटू योर माइक्रोफोन्स एंड लाइक इन रियल टाइम, ठीक है। तो दिस स्पाईवेयर डज दैट। सो इट्स एक्चुअली व्हाट, इट्स अ स्नूपिंग टूल जो डेवलप किसने किया था? इजरायली NSO ग्रुप ने, ठीक है। और ये उनके अकॉर्डिंग वो क्लेम करते हैं कि वो सिर्फ गवर्नमेंट को ये सेल करते हैं। सो द यूनियन गवर्नमेंट नेवर कंफर्म द डिनाइड परचेजिंग। यूनियन गवर्नमेंट ने ना डिनाई किया ना एक्सेप्ट किया कि उन्होंने पेगासस को परचेज किया है एंड रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। उन्होंने इवन की दे नेवर पार्टिसिपेटेड इन द सुप्रीम कोर्ट की जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी इनटू द यूज ऑफ स्पाईवेयर, उसमें भी द यूनियन गवर्नमेंट डिडंट पार्टिसिपेट। उन्होंने मौन व्रत रखा है इस बात पर। सो पेगासस स्पाईवेयर ये क्या है? इट्स अ हाईली इन्वेसिव मोबाइल सर्विलेंस टूल है, ठीक है, जो एज आई सेड कि इन्फिल्ट्रेट करता है, मॉनिटर करता है आपका स्मार्टफोन, कलेक्ट करता है उसकी डेटास फ्रॉम वेरियस एप्स एंड सोर्सेज। इसे बनाया किसने था? इजरायली साइबर इंटेलिजेंस ने, NSO ग्रुप ने, विच क्लेम कि ये सिर्फ गवर्नमेंट को ये सेल करते हैं, नॉट टू द प्राइवेट।
किसके लिए? एजेंडा क्या था? टू फाइट अगेंस्ट क्राइम एंड टेररिज्म. So NSO emphasizes mechanism in place to avoid targeted journalists, lawyers and human rights defenders not involved in terror or serious crimes. चलिए जी, पेगासस क्या करता है? ये जीरो क्लिक है. नॉर्मली क्या होता है स्पाईवेयर का कि वो कोई आपको नोटिफिकेशन भेजता है या ओटीपी भेजता है, व्हाटएवर, क्लिक के थ्रू है ना, जब आप वो क्लिक करते हैं वो एंटर कर देता है आपके फोन पे. ये काफी अच्छी तरह एडवांस डेवलप्ड स्पाईवेयर है, ठीक है. ये जीरो क्लिक मेथड पर बेस्ड है टू इन्फेक्ट डिवाइसेस. इट्स अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो अलाउ करता है स्पाईवेयर को कि आपके डिवाइस पर इंस्टॉल हो जाता है, आपकी मतलब आपके कंसेंट के बिना, ओनर के कंसेंट के बिना ये आपके फोन पे इंस्टॉल हो जाता है. द स्पाईवेयर डज नॉट नेसेसिटेट एनी यूजर एक्शन. आपको कोई एक्शन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जीरो क्लिक पॉलिसी है ना, तो आपको कोई एक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है. डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम रेगुलर ऐप दैट रिक्वायर्ड एक्सप्लिसिट यूजर confirmation. Now this is that was a very bad one है ना for the Apple users. Apples are known for their high-tech security things. So Apple को भी अगर infiltrate कर रहा है तो सोचो बाकी phones का क्या हो रहा होगा. So the next one is a very important one from the legal perspective also and from other things also. एक वुमेन इशू का भी इसमें कवर हो रहा है, सोशल इश्यूज, वुमेन राइट्स भी इसमें कवर हो रहा है. वी आर टॉकिंग अबाउट 125 CRPC, सुप्रीम कोर्ट की जज, ठीक है, दैट मेन हैज टू शेयर देयर फंड्स ताकि वह एम्पावर कर सके होम मेकर्स को. नाउ व्हाट हैज हैपेंड, एक पिटीशन फाइल हुई है बाय द मुस्लिम मैन, ठीक है, मेन नहीं मैन. उसने क्या किया, उसने चैलेंज किया कोर्ट के डायरेक्शंस को, जबकि कोर्ट ने उसे बोला था कि तुम इंटरम मेंटेनेंस दोगे, वो केस में दी जाती है 125 CRPC में, ठीक है, अपनी डिवोर्स वाइफ को. तो उसने चैलेंज की, पिटीशन डाली और चैलेंज की इस डायरेक्शन को. उसने क्या कहा पिटीशन में, आर्ग्यू क्या किया कि जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डिवोर्स एक्ट 1986 है, मैं इसके तहत दूंगा ना, मैं इंटरम मेंटेनेंस अंडर 125 CRPC तो मेरे पर लगती नहीं है. मैं 1986 जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट दिया है उसके तहत मैं मेंटेनेंस दूंगा. उसने इसे चैलेंज किया है, ठीक है. सो द पिटीशन क्लेम दैट जो 1986 का एक्ट है वो एक स्पेशल लॉ है जो कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस प्रोविजन प्रोवाइड करता है टू द मुस्लिम वुमेन. तो आई विल बी डूइंग इट दैट ओवर दिस जनरल प्रोविजन ऑफ 125 CRPC. इसमें जो हमारी जस्टिस बीवी नागरत्ना है, ये फीमेल चीफ जस्टिस बनेंगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की. इन्होंने जजमेंट में वेडनेसडे पे क्या कहा है कि मेल्स हैव टू देयर शेयर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद देयर होम मेकर वाइफ्स हु डिड नॉट, उनके पास अगर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स इनकम नहीं है एम्पावर करने की, तो द मेन हैज टू शेयर देयर रिसोर्सेज विद देम. So the Indian married man must have, ये उनकी judgment है, ठीक है, must become conscious of the fact that he has to financially empower and provide for his wife who doesn't have independent source of income by making available financial resources particular towards her personal needs, in other words giving access to his financial resources. सिंपल है, ठीक है, आपको पैसा देना है, सिंपल बात है, सिंपल बात, नो बकवास, पैसा देना है आपको अपनी वाइफ को. सो शी ड्रू अ डिस्टिंक्शन, पर इसमें इन्होंने डिस्टिंक्शन रखी है बिटवीन अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट और एक एम्प्लॉयड मैरिड वुमन की, ठीक है, एंड दोज रिमेन एट होम विदाउट इवन एवेन्यू कि वो अपनी पर्सनल एक्सपेंसेस भी नहीं मीट कर पाते. सो दे आर टॉकिंग अबाउट दैट, देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दोज थिंग्स. सो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट क्या था 1986 का, ये 1985 के बाद आया था. दिस एक्ट ये एनेबल करता था, प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन जो डिवोर्स हो चुकी हैं या उन्होंने अपने हस्बैंड से खुला के थ्रू डिवोर्स ले लिया है, ठीक है. एक प्रोवाइड फॉर मैटर्स कनेक्टेड विद और इंसिडेंट टू प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स. सो ये एक्ट रिस्पॉन्स था टू मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम का केस जो 1985 में हुआ था, उसके एक्ट पर, उसके रिस्पॉन्स पे ये एक्ट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड दैट कि जो 125 ऑफ द CRPC इज अ सेक्युलर प्रोविजन एप्लीकेबल टू ऑल रिस्पेक्टिव रिलीजन, बट अब 1986 के थ्रू मुस्लिम्स को ट्रीट कर सकते हैं. अब प्रोविजंस क्या थे इसमें, था कि अ डिवोर्स मुस्लिम वुमन इज एंटाइटल्ड टू अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजंस एंड मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड टू बी पेड विद इन द इद्दत
पीरियड, ठीक है, ये प्रोविजंस थे। इद्दत पीरियड क्या होता है? इद्दत पीरियड होता है जो 3 मंथ्स का पीरियड होता है, ठीक है, 3 मंथ्स का पीरियड, शी हैज़ टू जस्ट 3 मंथ्स इद्दत में शी हैज़ टू स्पेंड, जो आफ्टर डिवोर्स होता है या अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए अनफॉर्चुनेटली, तो उसके बाद द वुमन हैज़ टू ऑब्जर्व दैट इद्दत पीरियड बिफोर शी हैज़ टू, फिर उसके बाद वो 3 मंथ्स के पीरियड के बाद शी कैन मैरी। एक्चुअली इट्स लाइक कि 3 मंथ्स का गैप इसलिए होता है टू जस्ट कीप अ चेक कि वेदर वुमन इज प्रेग्नेंट और नॉट, ये उसी कंसेप्ट से ये इद्दत पीरियड बना था, ठीक है। द एक्ट ऑल्सो कवर्स द पेमेंट ऑफ मेहर। मेहर इज वॉट? एलिमनी, बिकॉज हम जानते हैं इन मुस्लिम इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सो देयर इज अ मेहर विच अ वुमन विच अ ग्रूम हैज टू गिव टू द ब्राइड, ठीक है, एंड द रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टीज जो वुमन को दी जाती है उनके माँ बाप की तरफ से एट द टाइम ऑफ मैरिज। ये प्रोविजन है जो डील करता है 1986। पर सेक्शन 125 सीआरपीसी मैंडेट करती है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को कि वो ऑर्डर करे पर्सन को जो सफिशिएंट मींस का है कि अपनी मंथली अलाउंस देगा अपनी मेंटेनेंस के लिए अपनी वाइफ को। अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रही है, उसके पास लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड है विद इन द मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, ठीक है, या उसके पास लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट एडल्ट चाइल्ड है जो एबनॉर्मेलिटी फेस कर रहा है और उसको अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, ठीक है, उसे अलाउंस देना। सो सुप्रीम कोर्ट इसमें ऑब्जर्व क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो सेक्शन 125 सीआरपीसी, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है, फ्रॉम द रिगार्ड ऑफ एक मुस्लिम, फ्रॉम द रिगार्ड ऑफ द वुमन, अगर आप देखें एक वुमन के पर्सपेक्टिव से देखें उनकी सिक्योरिटी के लिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। 125 सीआरपीसी अप्लाइज टू वुमेन नॉट जस्ट मैरिड बट ऑल्सो टू द डिवोर्सीज आर द प्रोविजंस, ये अप्लाई करता है यूनिवर्सली। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अफर्म करती है राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन टू क्लेम, दे कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। सीधी बात करते हैं, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ लीगल बैकग्राउंड, ठीक है, आपको इसके लिए रेफर करना चाहिए चांदकुबा सर को, बट इसमें सीधी बात यही है कि जो मुस्लिम वुमन है वो डिवोर्सी है, ठीक है, शी कैन क्लेम द मेंटेनेंस, शी कैन गो टू द कोर्ट, फाइल द केस अंडर 125 सीआरपीसी और उसके तहत शी कैन हैव दैट मेंटेनेंस फ्रॉम अ हस्बैंड, ensuring legal parity and safe constitutional guarantee of equality and non-discrimination। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, क्लियर है। चलिए, कुछ खास नहीं था आज जुलाई 11 में, सो छोटी छोटी न्यूज़ है जिसे हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं। जुलाई 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2-2, ठीक है, 2 और 2 हम 3, ऐसे, ठीक है, हम 2 हमारे 2, ऐसा भी कंसेप्ट आप याद रख सकते हैं। यहाँ इसे आप इमेजिन कर लें एक स्विंग जिसपे छोटे छोटे लोग खड़े हैं, पॉपुलेशन इंडिकेट कर रहे हैं। सो आप इससे आपको 11 तारीख बस याद रखनी है, 11 तारीख इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज जो ओवर पॉपुलेशन से होती है। जनाब, यूएन डेवलपिंग प्रोग्राम ने स्टैब्लिश किया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जुलाई 11 1987 से चला आ रहा है, जब हम पॉपुलेशन वर्ल्ड के रीच किया 5 बिलियन को। इट वॉज अ लैंडमार्क मोमेंट फॉर द ग्लोबल पॉपुलेशन। इसका थीम क्या था इस बार का? टू लीव नो वन बिहाइंड एंड यू हैव टू काउंट एवरी वन। चले, राहुल द्रविड़ जिनके अंडर द कोच के अंडर हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है बाय द गौतम गंभीर। सो गौतम गंभीर हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियन मेन क्रिकेट टीम के हेड कोच। सो BCCI India has appointed former batter, World Cup winner Gautam Gambhir. He is the new head coach of senior men's team. He has replaced Rahul Dravid as the head coach. The third one is Adani Group. Adani Group को अनाउंस किया गया है प्रिंसिपल स्पॉन्सर फॉर इंडियन टीम एट 2024 पेरिस ओलंपिक जो होने वाला है पेरिस में, दैट इज इन फ्रांस। Adani Group has been announced as principal sponsor. So the Adani Group has launched a stirring social media campaign, एक banter के उधर, that देश गीत at Olympics. So IOA, that is the Indian Olympic Association ने BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रिंसिपल स्पॉन्सर घोषित किया था फ्रॉम पेरिस 2024 टू LA 2028 ओलंपिक्स में। इसमें 2 चीजें क्लियर हैं, 2024 का ओलंपिक पेरिस, 2028 का ओलंपिक LA लॉस एंजलिस में हो रहा है। IOA ने तो BPCL को स्पॉन्सर प्रिंसिपल स्पॉन्सर घोषित किया है, बट आपके अडानी ग्रुप किसके प्रिंसिपल स्पॉन्सर है? इंडियन टीम के, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। IOA के स्पॉन्सर BPCL है, ठीक है बेटा।
एंड अडानी के स्पॉन्सर कौन है? इंडियन टीम। नाउ सेकेंड बिप्स्टैक, इसमें आप देखिए बिप्स्टैक इज व्हाट? इट्स अ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसमें कंट्रीज कौन कौन सी हैं? हमारी बांग्लादेश, श्रीलंका, नेबरिंग कंट्रीज, हमारी इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 countries are there in the BIPSTAC. So what exactly is it? The second जो ये Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation Foreign Ministry Retreat हो रही है, ये begin करेगी कल न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली is hosting to that. The first edition कहाँ पर हुई थी? बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है, BIPSTAC क्या है? It's a 7 साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। हमने अभी देखी कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ये स्टैब्लिश हुई थी 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन विद सेक्रेटरीट कहाँ पर है इसका? ढाका में। So that is all for today. So we have ended the current affairs of 11th July 2024. Hope to see you again. I hope ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है. So thank you and take care. Bye bye.